हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक लेंगे वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण। जैसे पिछली क्लास में भी हमने देखा कि जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के आधार पर जब हम इस राजनीति विज्ञान विषय को देखते हैं तो इसका संबंध वैज्ञानिकता से है। इसका संबंध एक वैज्ञानिक पद्धति से है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लेटो और अरस्तु का नाम आपने सुना है, अरस्तु का जिक्र भी बार बार आता है। अरस्तु ने एक यथार्थवादी चित्रण राजनीतिक चिंतन का किया और उसने जो परंपरागत दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान का, उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, एक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उसने चिंतन को प्रस्तुत किया है कि राज्य के स्वरूप का वैज्ञानिक आधार क्या है, मूल आधार क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, या राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है तो उस सर्वश्रेष्ठ संस्था के पीछे क्या उसने कार्य किया उसको सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, और राज्य एक सकारात्मक इकाई है तो वो राज्य एक सकारात्मक इकाई क्यों है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अरस्तु ने राज्य नाम की जो संस्था है उसमें उसका प्रारंभ परिवार नाम की संस्था से बताया है कि राज्य एक क्रमिक गति से विकसित होता है, उसका विकास होता है, परिवार, फिर समुदाय और उसके बाद राज्य। तो ये एक अध्ययन का विषय है, ये एक शोध का विषय है, ये एक वैज्ञानिकता का भी विषय है कि किस प्रकार से हम किसी भी ज्ञान को के आधार को वैज्ञानिक बनाते हैं, है ना। जैसे हम कहें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो वैज्ञानिक पद्धति भी संदर्भ की प्रासंगिकता के अनुसार बदलती रहती है ना। जैसे जो प्राचीन पद्धतियाँ होती थीं, वो प्राचीन पद्धतियाँ अध्ययन की कहें हम, या और दूसरे संदर्भ में हम कहें संस्कृति को लेकर कहें, योग को लेकर कहें। जैसे हम कहें कि योग, प्राचीन संस्कृति में जो हमारा योग है ना, रामदेव बाबा का नाम सुना है सभी ने। तो योग की जो संस्कृति, हमारी भारत की संस्कृति योग की संस्कृति है, लेकिन मेडिकल साइंस अभी तक कुछ सालों पहले तक भी इस योग की संस्कृति को या इस योग व्यायाम प्राणायाम को नहीं मानती थी कि अगर मनुष्य व्यक्ति बीमार है, उसको कोई डिजीज़ है, तो वो मेडिसिन से या सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, या साइंस के द्वारा ही उसको ठीक किया जा सकता है। किसी भी ऐसे सिस्टम से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे इस प्राचीन ज्ञान को, इस प्राचीन विज्ञान को भी मेडिकल साइंस ने स्वीकार कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान है या सामाजिक जो परिवेश है, उस सामाजिक परिवेश में विज्ञान का, वैज्ञानिक पद्धतियों का और अध्ययन में, जब हम कहें कि जो प्राकृतिक जो ज्ञान है, उस प्राकृतिक ज्ञान के आधार पर विज्ञान को पूर्ण किया जा रहा है। सामाजिक विषयों में और सामाजिक विज्ञान के विषयों में इस तरह की जो वैज्ञानिकता है उसका समावेश करना ज़रूरी है। तो हम लुनबर्ग ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति से माना जाता है, विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं। तो पद्धति क्या है, हम कोई भी मेथड, पद्धति का मतलब है कोई भी मेथड जिसके आधार पर हम उस विषय विशेष का विश्लेषण करेंगे, जिसके आधार पर जो पूर्व में कुछ ग्रसित जो अनुमान थे, पूर्वाग्रह थे, उसके आधार पर हम कुछ नया जब अनुसंधान करते हैं तो शोध करते हैं, उस पर क्रिया करते हैं, मीन्स एक्शन लेते हैं, और उस पर उसकी प्रक्रियाओं का जो नाम है वो वैज्ञानिक पद्धति कही जाती है ना। कुछ परिभाषाएं भी हैं वैज्ञानिक पद्धति की जो आप लोग पढ़ेंगे अपनी बुक्स में। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है एक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, एक तो क्या है, हम अगर इसको विस्तृत दृष्टिकोण से देखें, विस्तृत अर्थ में देखें, तो व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक दृष्टिकोण है, ये एक मनोवृत्ति है, ये एक एटीट्यूड है। और इस दृष्टिकोण को
बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है अध्ययन में और शोध में, क्योंकि जब हम किसी भी ज्ञान का, किसी भी नॉलेज का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसमें दृष्टिकोण बहुत महत्व रखता है ना। तो वैज्ञानिक पद्धति में ये बहुत ही आवश्यक है। और जब हम इसका विशिष्ट अर्थ लेते हैं तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है ना। तो ये क्या है कि हम उस वैज्ञानिक पद्धति का जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है कि वो जो अध्ययन हो रहे हैं उसमें उन अध्ययनों को किस तरह से समझा जा सकता है, उन अध्ययनों का जिसके द्वारा, जिसमें घटनाएं, तथ्य, है ना, आंकड़े, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, तो उनको ऑब्जर्वेशन के द्वारा, उनको मेथड पर्यवेक्षण के द्वारा या सर्वे के द्वारा या और दूसरी पद्धतियों के द्वारा उनको किस तरह से इकट्ठा किया जा सकता है, उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को, और फिर उनको किस तरह से वर्गीकृत करके और किस तरह से उनको उस पर उनका अंतः संबंध की खोज करने के बाद उसको जनरलाइज करने के बाद फिर किस प्रकार से उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक पद्धति जो है वो अनुसंधान किए जा रहे हैं। जैसे हम कहें कि आविष्कार एक बार होता है, लेकिन अनुसंधान, खोज या रिसर्च जो है वो निरंतर चलती रहती है। तो पूर्व में जो की गई चीज़ें थी उनके आधार पर चाहे हम कहें कि उनमें कुछ कमियां रह गई हों, उनमें कुछ पूर्वाग्रह हों, तो उन सब चीज़ों के आधार पर हम उसमें परिवर्तन की बात करते हैं। कुछ पाश्चात्य जगत के विद्वान जो हॉब्स है, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, इन्होंने भी वैज्ञानिक पद्धति के विकास में सहायता की है। अलग अलग संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बहुत ही वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास समय समय पर किया जाता रहा है, और उसमें कई सारे नाम जो यूरोपियन दृष्टिकोण के हैं, भारतीय दृष्टिकोण के भी हैं। जब हम कहें कौटिल्य, चाणक्य जिसका नाम है आप लोगों ने सुना होगा, चाणक्य की नीतियों को, चाणक्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, चाणक्य ने जो अंतर्राज्यीय संबंध बताए हैं, चाणक्य ने जो कूटनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आधार आज भी वो आधार हैं हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के। और वो आधार इसलिए हैं क्योंकि आज उस पर रिसर्च हो रही है, आज उस पर शोध हो रहा है, चाणक्य की नीतियों पर को लेकर के, परराष्ट्र संबंध, कूटनीति आदि आदि, इन सब को लेकर के, है ना। तो बहुत कई सारे आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीतिक विचारक हैं, विद्वान हैं, हम कहें उनको कि वो वैज्ञानिक हैं, समाज विज्ञान विषय के, राजनीति विज्ञान विषय के जो साइंटिस्ट हम जिनको कहते हैं, उनमें हैरोल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल रायच, है ना, अर्नॉल्ड ब्रेख्ट, रॉबर्ट ढाल, आमंड पावेल, ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को एक राजनीतिक दृष्टि से और एक विषय विशेष को स्थापित करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किए और कई सारी वैज्ञानिक पद्धतियों की भी स्थापना की। तो इसलिए अर्नॉल्ड ब्रेख्ट ने कुछ वैज्ञानिक उपागम के कुछ चरण बताए हैं, जिनमें पर्यवेक्षण, वर्णन, मापन, है ना, स्वीकृति, अस्वीकृति, आगमनात्मक सामान्यीकरण, ठीक है, उसकी व्याख्या, फिर उसका युक्तिकरण, परीक्षण, जांच, संशोधन, करेक्शन, पूर्व कथन, अस्वीकृति, ये सब जो हैं इसके स्टेप्स हैं जो वैज्ञानिक किसी भी विषय की वैज्ञानिकता को संदर्भ के अनुसार बताते हैं। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि एक फॉर एग्जांपल 1990 के दशक के बाद बहुमत की सत्ता का धीरे धीरे अंत हुआ और 90 के दशक के बाद एक त्रिशंकु लोकसभा की स्थापना हुई। तो ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ नहीं था कि इतने वर्ष तक बहुमत की सत्ता काम करेगी, इतने वर्ष तक गठबंधन सरकार काम करेगी, और फिर कुछ एक मिले जुले रंग वाला आ जाएगा और फिर कुछ बहुमत की सत्ता वापस, मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वापस आ जाएगी।
तो में जो लोकसभा चुनाव अगर हम देखें कि पहले आम चुनाव 1952 से लेकर के और 2014 तक या 2015 तक हम कहें कि जितने भी 17वीं लोकसभा हमारे सामने है अभी इस समय, तो जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव के जो निष्कर्ष थे, उन चुनाव की जो परिस्थितियां थी उस समय सत्ता में जो लोग थे, तो उसके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके और एक जनरलाइजेशन करते हैं कि हमारी संसदात्मक व्यवस्था में जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो किस तरह से काम कर रहा है और उसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डालना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो जो कई बार हम देखते हैं कि जो विज्ञान है वो मूल्य निरपेक्ष हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें एक परिवर्तन भी आने लगता है कि वो मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है, मूल्य सापेक्ष होना ज़रूरी है। तो धर्म, प्रकृति, दार्शनिक चिंतन, इतिहास, संविधान, नैतिक आचरण, मूल्य, आस्था, विश्वास, है ना। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 3 है, उसमें दिया गया है ना कि हमें आस्था और विश्वास की भी स्वतंत्रता है। हम किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी धर्म को माने, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के लिए हम देखते हैं कि वहाँ मूल्यों को कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन जब हम व्यवहारिकता की बात करते हैं, राजनीति व्यवस्था की बात करते हैं और हम कहेंगे सामाजिक व्यवस्था की परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो वहाँ व्यवहार का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के बिना हम अध्ययनों को साइंटिफिक नहीं बना सकते, क्योंकि ये विषय राजनीति विज्ञान विषय ऐसा विषय है जो केवल और केवल लाइब्रेरी, पुस्तकालय या फिर प्रयोगशालाओं तक तो सीमित नहीं है ये विषय। इसलिए इसमें अलग अलग नए नए वैज्ञानिक तरीकों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता रहा है। और अमेरिका से ये शोध विज्ञान की जो प्रक्रिया थी ये वहीं से ही विकसित हुई और उसी के आधार पर राजनीति विज्ञान में एक वैज्ञानिक पद्धति और फिर जो सिद्धांत निर्माण की जो एक प्रक्रिया है कि किस तरह से थ्योरीज जो हैं वो बनती हैं, कैसे सिद्धांत का निर्माण होता है ना। तो इसके आधार पर, क्योंकि राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत अधिक कठिन है, आइंस्टाइन का मानना है ना। इसी कारण भौतिक शास्त्र की उपलब्धियों की तुलना समाज विज्ञानों द्वारा खोज किए गए नियम बहुत थोड़े हैं, है ना। तो इसलिए जब हम किसी भी चीज़ की सत्यता को सिद्ध करते हैं, है ना, तो सिद्ध करने के लिए हमें वहाँ की उस समय की संदर्भ की प्रासंगिकता और परिस्थितियाँ भी काम करती हैं। जैसे गांधी जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस पुस्तक का क्या रोल था या उस पुस्तक की क्या भूमिका थी, लेकिन क्योंकि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता को लेकर के, संग्राम को लेकर के, तो वो सारे आंदोलन सत्य के साथ प्रयोग ही थे कि अंत में सत्य की विजय होगी। लेकिन वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो काम करती हैं। हम कहें कि जो कई बार वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण में कई बार बहुत सी कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं, क्यों, और वो कठिनाइयाँ विशेष रूप से हम कहें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, जो विकासशील देश, तृतीय विश्व के देश, है ना, वो जब आए तो उसमें उस समय में जो विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनके लिए किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, उनके लिए किसी भी वैज्ञानिक विषय को वैज्ञानिकता के आधार पर रखना और समझना एक कठिन काम था। जैसे कार्ल मार्क्स की बात हम कहें, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो राज्य है, राज्य में जब भी किसी भी प्रकार का कोई क्रांति आती है, राज्य में जब भी परिवर्तन आता है, तो वो आर्थिक
स्तर से ही आता है। तो सामाजिक व्यवस्था में जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, जो उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, इनके बीच हमेशा कहीं ना कहीं एक दूरी जो है वो बनी रहती है। तो जर्मनी में इस तरह की चीज़ों का जो विश्लेषण और अवलोकन कार्ल मार्क्स ने किया, कार्ल मैनहम ने किया, थॉमस हॉब्स ने किया कहीं ना कहीं। तो उस आधार पर जो वैज्ञानिकता है या विज्ञान, राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, उसको समझने में और उसको आगे ले जाने में कई बार कठिनाई उत्पन्न होती है। तो सामाजिक जो परिवेश है वो भी कई बार कठिनाई उत्पन्न करता है कि लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, लोग उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, विचारों को स्वीकार नहीं करते हैं, और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि उनके विचार, मूल्य और भावनाओं को भी स्वीकार करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कई बार उसके प्रयोग में जो है वो इस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। फिर विज्ञान में जैसे हम कहें कि भौतिक विज्ञान को तो की भविष्यवाणी जो है वो की जा सकती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान विषय की में जो भविष्यवाणियां हैं, वो भविष्यवाणियां कई बार सत्य सिद्ध हो जाती हैं और कई बार उसी सत्य को असत्य में भी बदल देती हैं, उसको गलत भी सिद्ध कर देती हैं। तो लेकिन धीरे धीरे राजनीति विज्ञान के में कई सारी जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और उनमें जो प्रयोग में जो कठिनाइयां हैं, उसके बावजूद भी ये राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण, ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति की प्रक्रिया को बल देती है कि शक्ति का स्वरूप क्या है। अंततोगत्वा तो राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन है, और उसमें हम कहें कि किसका अध्ययन करना है, कि राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करना है, राजनीतिक सत्ता का अध्ययन करना है, व्यवस्था का अध्ययन करना है, और उस सत्ता शक्ति के प्रभाव का अध्ययन करना है, उसकी वैधानिकता का अध्ययन करना है ना। तो हम देखते हैं कि 20वीं-21वीं शताब्दी में जो भी इस तरह से जो परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, है ना, उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं, जो हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, किस तरह का लोकतंत्र है। हम भारत के लोग, राज्य का प्रत्येक नागरिक उस लोकतंत्र का हिस्सा है। हम कहें कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ जनमत संग्रह की प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वहाँ जनमत संग्रह की प्रक्रिया में, निर्णय की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता होती है। लेकिन आज हम कहें कि साइंटिफिक क्या है इसमें, कि आज हम अप्रत्यक्ष होते हुए भी हमें प्रत्यक्ष सहभागिता की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान के विषय में सिद्धांतों के आधार पर कई सारे मॉडल, उपागम, इनका जो निर्माण किया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा, और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड सिद्धांत है ना, मतदान की प्रक्रिया है, मतदान व्यवहार की प्रक्रिया है, इस तरह की जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण जो अपनाए गए, जो तैयार किए गए, उसके आधार पर एक ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में एक अनुभववादी शोध की जो प्रक्रिया है, एक एम्पिरिकल साइंस की जो प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। थैंक यू।